स्टार्ट करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे, इससे पहले क्या होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? ये अभिकर्मक की प्रकृति के आधार पर अभिक्रिया दी गई है, जिसमें प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? किसी नाभिक स्नेही के द्वारा होता है। देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन सेकेंड टाइप है प्रतिस्थापन का। क्या होंगी? जब प्रतिस्थापन किसी नाभिक स्नेही के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे अगर हम इनकी अभिक्रियाओं की बात करें तो ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। आप 12th स्टैंडर्ड पे भी पढ़ चुके हैं, SN1 एंड SN2। SN1 क्या होती है? वे SN1 को एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। SN1 अर्थात एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक अणु भाग लेता है, याद रखना हमेशा, वेग निर्धारक पद में। हालांकि इसमें ये अभिक्रिया SN1 दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जैसे अभी हम E1 और E2 पढ़ चुके हैं, तो SN1 अभिक्रिया भी दो स्टेप्स में होती है, लेकिन उसके वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग लेता है, इसलिए इसे एकल अणु कहते हैं। इसके अलावा जो SN2 है उसे बोलते हैं द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलने का कारण ये है क्योंकि वो अभिक्रिया होती एक ही स्टेप में कंप्लीट है और उसी एक ही स्टेप में दो अणु भाग लेते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं इसका प्रकार। प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा हो तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, SN1 और SN2। SN1 को एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और SN2 को द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एकल अणुक, इसके वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु होता है और इसका एक ही स्टेप में अभिक्रिया होती है, वही इसका वेग निर्धारक, जिसमें कितने होते हैं? द्वि अणु, दो अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्वि अणुक विलोपन प्रतिस्थापन क्रियाविधि कहते हैं। स्टार्ट करते हैं SN1। SN1 जो क्रियाविधि होती है, SN1 दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप्स में होती है? 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है और उसके एक स्टेप में कितने अणु भाग लेते हैं? देखो, अभिक्रिया देखते हैं पहले। स्टेप फर्स्ट, CH3 CH2X, ये होता है इसका स्लो स्टेप, जिसमें किसका निष्कासन होता है? X माइनस का, क्योंकि हमें X माइनस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, X माइनस निकाल दिया, CH2 प्लस क्या फॉर्म हुआ है? यहाँ बना है कार्बोकेटाइन। आपको याद रखना है ये कि कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। इसके यही स्लो स्टेप वेग निर्धारक पद, कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक अणु, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एकल अणु प्रतिस्थापन क्रियाविधि। इसके सेकंड स्टेप में CH3 CH2 प्लस, अब किसका आक्रमण होगा? Nu माइनस का। Nu माइनस इस पर आक्रमण करेगा और क्या बनाने का? CH3 CH2 Nu, ये इसका निर्माण कर लेगा। लेकिन अब हम थोड़ी सी अगर बात करें, अब मैं इसको सिर्फ बंध के आधार पर देख रहे हैं, देखते हैं। देखो, केवल कार्बन लेते हैं। जैसे मैंने कार्बन लिया, 4 बंध बनाए X, पहला ये स्लो स्टेप होगा, माइनस X माइनस, ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। वो पहले बना था, वो क्या था? एथिल कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन पर किसका आक्रमण होगा? Nu माइनस का आक्रमण होगा। Nu माइनस का आक्रमण होगा, ये फास्ट स्टेप होगा और नाभिक स्नेही का आक्रमण हो गया। इसके ये जो दो स्टेप में कंप्लीट होती है, इसके जो स्लो स्टेप जो कि वेग निर्धारक पद कहलाता है, उस पद में वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसे एकल अणु प्रतिस्थापन क्रियाविधि कहा गया है। इसमें कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, फर्स्ट कैरेक्टर इसका। सेकंड,
ये लिखने का पर्पज इस तरह से बॉन्ड फ्री बॉन्ड लिखने का पर्पज ये था कि क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन, इसकी आकृति होती है समतलीय त्रिकोणीय प्रकार का होता है, समतलीय त्रिकोणीय प्रकार का होने के कारण Nu- दोनों तरफ से आक्रमण, इधर से भी और इधर से भी आक्रमण कर सकता है। तो उत्पाद कौन कौन से बन सकते हैं? Nu, इस तरह का उत्पाद भी बन सकता है, मतलब Nu- नाभिक स्नेही दोनों तरफ से आक्रमण आसानी से कर सकता है और दो तरह के विन्यास वाले उत्पाद बनाता है और इसके मिश्रण को क्या कहा जाता है? रेशमिक मिश्रण कहा जाता है। रेशमिक मिश्रण कहा जाता है। इसके अलावा कौन सा विखंडन होता है इसमें? विषमांश बंध विखंडन होता है। जब आयन बनते हैं तो कौन से प्रकार का विखंडन होता है? विषमांश बंध विखंडन। ठीक है, तो इसका एक स्पेशल कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर्स की बात करूं, 2 स्टेप्स में होती है। वेग निर्धारक में एक अणु भाग लेता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, विषमांश बंध विखंडन होता है और समतलीय त्रिकोणीय, कार्बोकेटाइन की समतलीय त्रिकोणीय आकृति होने के कारण रेशमिक मिश्रण का निर्माण होता है, क्योंकि Nu- न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। ये हो गई SN1 क्रियाविधि। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं SN2 क्रियाविधि। इसके अलावा एक और, अगर मैं क्रियाशीलता का क्रम देखूं, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, Rx की क्रियाशीलता तो होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री टूटकर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा जो ज्यादा स्थायी है, तो जल्दी से 3 डिग्री टूटेगा, फिर उसके बाद थोड़ी क्रिया इसकी कम होगी, फिर इसकी कम। तो इस आधार पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्रियाशील ज्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे और कम, और मेथिल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होता है इनमें। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं SN2 क्रियाविधि। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं SN2 और द्वि अणुक विलोपन क्रियाविधि। द्वि अणुक विलोपन क्रियाविधि में जैसे हमने E2 पढ़ी थी, सेम E2 की तरह ही एक स्टेप में कंप्लीट होगी, एक स्टेप में कंप्लीट होती है, वही इसका वेग निर्धारक पद होता है और उस पद में 2 अणु भाग लेते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्वि अणुक विलोपन द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि। देखते हैं। Nu- आक्रमण करना है प्लस C, हमने इस तरह से लिख दिया एल्किल हैलाइड को। ठीक है, क्या होगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, ये इससे जुड़ने की कोशिश करेगा, ये इससे जुड़ेगा। बीच में एक ऐसी अवस्था मिलती है जिसमें ना तो Nu- आंशिक ऋणावेश पूरी तरह से जुड़ता है, ना ही X- पूरी तरह से निकलता है। ठीक है, तो ये अवस्था क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। यह अवस्था बहुत ही अधिक अस्थायी होती है, जल्दी से इंटरचेंज होती है, अर्थात जल्दी से उत्पाद बनाती है, तो इसे मिश्रण में से अलग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यही इसका स्लो स्टेप होता है और इस पद में 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इसे द्वि अणु कहते हैं। मेन बात है इसकी कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है और अंत में बाद में X- का निष्कासन होकर Nu न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें X- ऋणावेशित भाग राइट हैंड साइड पे है और इसमें ऋणावेशित भाग कौन सी साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड पे है। इसी कारण से, क्योंकि इसमें विन्यास पलट गया है, उल्टा हो गया है, इसीलिए इसे कहते हैं विन्यास का प्रतीपन उलट जाना या फिर वॉल्डन प्रतीपन, या फिर क्या कहा जाता है? वॉल्डन प्रतीपन। इसमें अगर इस कार्बन के साथ बड़े आकार के यहाँ समूह जुड़े होते, बड़े आकार के, कैसे आकार के? बड़े आकार के, तो Nu- को जुड़ने में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं हम? त्रिविमीय बाधा, त्रिविम बाधा। तो इसमें अगर मैं एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम देखूं तो SN1 का उल्टा होता है, CH3X ज्यादा क्रियाशील,
फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। रीजन क्या है? क्योंकि 3 डिग्री में कार्बन के साथ 3 बड़े आकार के समूह जुड़े हैं, जबकि अगर मैं मेथिल हैलाइड में देखूं तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जो कि क्या है, छोटे आकार के। तो ये ज्यादा क्रियाशील, क्योंकि त्रिविम बाधा कम, इसमें त्रिविम बाधा ज्यादा होती है। तो इस आधार पर SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो सबसे कम क्रियाशील होता है, जो कि SN1 में सबसे ज्यादा क्रियाशील था। यहां पर SN2 क्रियाविधि कंप्लीट होती है। SN2 क्रियाविधि अगर हम अंतर देखें तो SN1 व SN2 में कौन से अंतर हो जाएंगे? फर्स्ट अंतर यह है कि SN1 एक स्टेप में कंप्लीट होती है, SN2 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट अंतर देखा जाए तो वेग निर्धारक पद में उस SN1 में एक अणु भाग लेता है, जबकि SN2 में वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं। मैंने पहले बताया था SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, जबकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है, हमें कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं होता है। इसके अलावा क्रियाशीलता का क्रम भी बिल्कुल उल्टा होता है। इसके अलावा इसमें हमें बोल्डन प्रतिबंध मिलता है, जबकि उस वाले में हमने SN1 में जो पढ़ा था उसमें क्या मिला था, हमें रेशमिक मिश्रण प्राप्त हुआ था। यहाँ पर SN1 और SN2 कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हमने प्रतिस्थापन की 2 पढ़ ली है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इसके बाद थर्ड स्टार्ट करते हैं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रियाविधि। थर्ड स्टार्ट करते हैं, प्रतिस्थापन का प्रकार मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में? प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? मुक्त मूलकों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुक्त मूलकों के द्वारा। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं एल्कीन का हैलोजनीकरण करवाऊं, हैलोजनीकरण, तो यह मुक्त मूलकों के द्वारा ही संपन्न होता है। और हैलोजनीकरण करवाने के लिए या तो मुझे 250 से 400 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप लेना पड़ेगा, या मुझे पेरोक्साइड की उपस्थिति या फिर पराबैंगनी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट विकिरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसकी उपस्थिति में हमेशा आपको पता होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं, खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया मुक्त मूलकों के द्वारा संपन्न होने लगेगी। और किसका आक्रमण होगा? मुक्त मूलक। प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा? मुक्त मूलकों के द्वारा होता है। तो अभिक्रिया में क्या होगा? अगर मैंने क्या किया, CH4 एल्केन में Cl2 जोड़ना है तो CH3Cl बनेगा, लेकिन प्लस HCl भी निकलेगा। उपस्थिति क्या होनी चाहिए? ये 250 से 400 या उच्च ताप बोल दो, उच्च ताप, यूवी या पेरोक्साइड की उपस्थिति। ठीक है, लेकिन अभिक्रिया से हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा कि मुक्त मूलक कैसे अभिप्रतिस्थापन करवा रहे हैं। क्रियाविधि देखते हैं। इसकी जो क्रियाविधि है, क्रियाविधि 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। 3 स्टेप में फर्स्ट है अभिक्रिया प्रारंभन पद, सेकंड अभिक्रिया संचरण पद, थर्ड है अभिक्रिया समापन पद। 3 स्टेप होते हैं, अभिक्रिया प्रारंभन पद, अभिक्रिया संचरण पद और अभिक्रिया समापन पद। अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से अभिक्रिया समापन संचरण पद स्टार्ट हो गए। देखो, इसका फर्स्ट पद है प्रारंभन पद, उसमें क्या होगा? Cl2 आएगा, क्योंकि मैंने Cl2 से अभिक्रिया करवाई थी। क्या लिखी थी अभिक्रिया? CH4 प्लस Cl2 और क्या बना दिया था यहाँ पर UV लिख देती हूँ,
UVH नहीं, कुछ भी लिख दो, प्रकाश की उपस्थिति। और मैंने CH3Cl प्लस ये Cl2 था, Cl2 लिया। 250 से अगर 400 डिग्री सेल्सियस के मध्य का ताप उच्च ताप लिया जाए तो उसमें कौन सा बंध विखंडन या पेरोक्साइड की उपस्थिति लिखी जाए तो बंध विखंडन होगा समान, बंध के एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और इसने अभिक्रिया को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। क्लोरीन मुक्त मूलक बन गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभिक्रिया का संचरण पद देखेंगे। इसमें क्या होगा, CH3 नहीं CH4 है ना, 4 आएगा ये, क्योंकि ये अभिक्रिया शुरू कर चुका है। एल्किल मुक्त मूलक आएगा, यहां से एक हाइड्रोजन को ले जाएगा, क्या बनेगा CH3 मुक्त मूलक प्लस HCl ले गया, क्योंकि CH3 में ऐसे लिख देती हूँ, वही समान बंध विखंडन, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ मिल जाएगा, बंध बना लेगा। ठीक है, अब ये CH3 मुक्त मूलक किसी दूसरे Cl2 से अभिक्रिया कर लेगा तो Cl2 इसी तरह से टूटेगा और Cl मुक्त मूलक इसको देके चले जाएगा, तो CH3Cl बन गया और क्या बन गया, Cl मुक्त मूलक। ठीक है, अंत में हमने क्या बना लिया, संचरण पद के अंत में CH3Cl, हमें हैलोजनीकरण करवाना था, हमने हैलोजनीकरण करवा लिया। क्योंकि अब देखो, अब इसमें क्या हुआ है, आगे अभिक्रिया मुक्त मूलकों के द्वारा संपन्न हो रही है, प्रतिस्थापन भी किसके द्वारा हो रहा है, मुक्त मूलकों के द्वारा ही हो रहा है, मुक्त मूलक ही जुड़ा है यहाँ पे। इसके अलावा अंत में जो अभिक्रिया मिश्रण होगा, उस अभिक्रिया मिश्रण में काफी सारे मुक्त मूलक बचे रहेंगे। हो सकता है CH3 मुक्त मूलक बचा रहे, हो सकता है Cl मुक्त मूलक बचा रहे, हो सकता है CH3 काफी मुक्त मूलक बचा रहे। वो अभिक्रिया का समापन कैसे करेंगे, CH3 मुक्त मूलक CH3 मुक्त मूलक के साथ बचा कुचा मिश्रण ऐसे अभिक्रिया करेगा, Cl मुक्त मूलक Cl मुक्त मूलक के साथ, और हो सकता है बच्चे कुछ CH3 मुक्त मूलक Cl मुक्त मूलक के साथ जुड़ जाए, तो वो क्या बनेगा, CH3 ClCl और यहाँ क्या बनेगा, CH3Cl। ये स्टेप लेने का कारण ये है क्योंकि ये जो मुक्त मूलकों की अभिक्रिया होती है, ये श्रृंखला अभिक्रिया होती है, अर्थात ये एक बार प्रारंभ होने के बाद तब तक समाप्त नहीं होती है जब तक संपूर्ण अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो जाए। तो ये जो मुक्त मूलक बीच की स्टेज बची है उसको खत्म करना है, उत्पाद बनाने हैं। तो जितने भी मुक्त मूलक बचेंगे वो अल्टरनेट किसी न किसी के साथ क्रिया करके, किसी भी जो भी पास में पड़ेगा, जो भी मुक्त मूलक पास होगा उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर ये कंप्लीट होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आपकी प्रतिस्थापन कंप्लीट होने के बाद एक बची है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं। पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अगर मैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया की बात करूं तो शब्द से स्पष्ट होगा, पुनर्विन्यास होगा, ना कोई नया समूह जुड़ेगा ना ही कोई समूह निकलेगा, केवल इसमें पुनर्विन्यास होता है। एक समूह अपनी स्थिति को छोड़कर दूसरी स्थिति पर जाकर जुड़ जाता है। अगर मैं इसकी क्रियाविधि की बात करूं तो कोई सामान्य क्रियाविधि नहीं है। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रियाओं के लिए कॉमन क्रियाविधि लिख लेते हैं, मोस्टली अभिक्रियाओं के लिए हम क्रियाविधि सामान्य लिख लेते हैं जो सभी में काम आती है, लेकिन इसकी अपनी व्यक्तिगत क्रियाविधि होती है। अपनी अभिक्रिया की एक व्यक्तिगत क्रियाविधि होती है, कोई सामान्य क्रियाविधि नहीं है जिसके एक क्रियाविधि के बेसिस पर हम और अभिक्रियाओं को कर सकें। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे है NHOH, इस समूह में जब पुनर्विन्यास होगा, हमने तनु HCl की उपस्थिति में जब पुनर्विन्यास करवाया तो क्या होगा, यहां पर कोई H जुड़ा होगा, ये H समूह जाके यहां जुड़ जाएगा और ये OH इस स्थान पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा NH2 और यहां क्या जुड़ गया OH। कोई नया समूह जुड़ा भी नहीं है, कोई समूह निकला भी नहीं है, केवल OH समूह का पुनर्विन्यास इसकी पैरा स्थिति पर हो गया। इसी को बोलते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। एक और उदाहरण,
जैसे OCOR। अगर मैं इसका पुनर्विन्यास करवाऊं तो इसका ऑर्थो और पैरा दोनों पर हो सकता है। ऑर्थो पर होगा तो क्या हो जाएगा, ये H ऊपर और COR इधर। इसके अलावा यहां से OH ऊपर और यहां COR। इन अभिक्रियाओं में कोई नया समूह नहीं जुड़ता है, केवल पुनर्विन्यास होता है। इन्हें क्या कहते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार खत्म हुए। नेक्स्ट इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऊर्जा का चिंतन, ऊर्जा का चिंतन। स्टार्ट करते हैं ऊर्जा का चिंतन। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। सिर्फ ऊर्जा के चिंतन में हम ये पढ़ते हैं कि कोई अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया के होने के दौरान ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों के बारे में इसमें पता लगाया जाता है, बताया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा का चिंतन। जैसे हम अभिक्रियाएं देखें, दो प्रकार की होती है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। यदि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण किया जा रहा है तो उसे ऊष्माशोषी, ऊष्मा का निष्कासन किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। इन दोनों अभिक्रियाओं में ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है, एक में ऊर्जा निकाल रहे हैं, एक में ऊर्जा एब्जॉर्ब की जा रही है। तो इन परिवर्तनों को जिसमें समझा जाता है उसे बोलते हैं ऊर्जा का चिंतन। इसके अलावा एक शब्द है ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख एक ये डायग्राम ही होते हैं जिसमें हम उत्पाद और अभिकारक की ऊर्जा दिखाते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो हम अभिक्रिया ऊर्जा के चिंतन में फर्स्ट देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए क्या परिवर्तन होता है और ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख बनाते हैं। देखो, क्योंकि हम बोल रहे हैं, फर्स्ट ले रहे हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा का अवशोषण करने की जरूरत कब पड़ रही है, जब उत्पाद की ऊर्जा तो ज्यादा हो और जो हमने अभिकारक लिया है वो उसकी ऊर्जा क्या हो, कम, तो उसको गेन करनी पड़ेगी उत्पाद में बदलने के लिए। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, अभिक्रिया की प्रकृति और यहाँ क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो मैं क्या करूंगी, देखो ये मैंने स्तर बनाया है, ये हो गया क्रियाकारक के लिए, लेकिन अगर ये ऊष्माशोषी है तो उत्पाद के लिए लेवल ऊपर, ये किसके लिए हो गई, उत्पाद के लिए। अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए हमें क्या पार करनी पड़ती है, सक्रिय ऊर्जा का स्तर पार करना पड़ता है। ये क्या हो गया, E सक्रियण ऊर्जा। और इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो क्या है, डेल्टा H। ठीक है, तो ये हो गई ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए। अगर मैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए बनाऊं तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का उत्सर्जन कब होता है, जब ऊष्मा का उत्सर्जन जब होगा जब अभिकारक की ऊर्जा तो ज्यादा है लेकिन उत्पाद के लिए में कम ऊर्जा चाहिए। तो अभिकारक क्या करेगा, उत्पाद ऊर्जा का लॉस करेगा, क्षेपण करेगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, ये किसके लिए, क्रियाकारक के लिए, और ये किसके लिए, उत्पाद के लिए। सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा तय करनी पड़ेगी, यहां से यहां तक का अंतराल EA सक्रियण ऊर्जा, और इन दोनों के मध्य जो अंतर होगा वो क्या होगा, डेल्टा H। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी अभिक्रिया की प्रोग्रेस, प्रगति। ठीक है, अब ये जो डायग्राम बनाए गए हैं इन डायग्राम्स को कहते हैं ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। तो ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख क्या होता है, जिसमें हम ऊर्जा के परिवर्तनों को दर्शाते हैं और डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा क्या होता है, औसत ऊर्जा क्या होता है, जब
अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले जो अभिकारक अणुओं के पास ऊर्जा होती है औसत ऊर्जा। नेक्स्ट है सक्रियण ऊर्जा। जब अणु टकराते हैं तो टक्कर के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। इसके अलावा लास्ट है देहली ऊर्जा। अभिक्रिया करते समय अणुओं के पास जो ऊर्जा होती है वो होती है देहली ऊर्जा। यहाँ पर यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करते हैं।